सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन टॉक के 148 सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ स्मिता और आज हमारे साथ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड के बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भनावत, जो कि हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। Dr. Professor Bhanawat is going to give us a lecture on a very interesting and most untouched topic called the journey of Jain journalism. लेक्चर की शुरुआत के पहले मैं प्रोफेसर साहब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आचार और विचार का सामंजस्य डॉक्टर संजीव भनावत के जीवन का अटूट हिस्सा है। उनके व्यक्तित्व पर उनके जैन एवं जिनेतर दर्शनों का, या यूं कहे भारतीय संस्कृति की दीर्घ परंपरा और उसकी महानीयता का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यह सब संस्कार उन्हें उनके माता और पिताजी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। बचपन से ही वे इसी वातावरण में रहे हैं जहां जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म निष्ठा से भी जैनत्व का पाठ पढ़ाया जाता रहा है और जैन धर्म के आदर्शों को उन्होंने जीवन में पूर्ण रूप से क्रियान्वित भी किया। सरल, सौम्य और सदाचार के धनी डॉक्टर भनावत में एक आकर्षण शक्ति है और यही कारण है कि उनके मृदु व्यवहार और उनकी शालीनता, विनम्रता के कारण जो भी उनके संपर्क में आता है उन्हीं का हो जाता है। उनकी विद्वता, वैचारिकता, दृढ़ता और अध्ययन की व्यापकता ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भनावत राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनसंचार केंद्र में पत्रकारिता के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से 4 साल पहले रिटायर हुए हैं। इसके पहले वो सेंट्रल फॉर जैन स्टडीज के ऑनररी डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री एंट्री ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं। पिछले 3.5 दशकों से पत्रकारिता शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े डॉक्टर भनावत ने अपने समर्पित एकाकी प्रयासों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को स्थापित किया है, जिसमें आज पत्रकारिता एवं जनसंचार में 2 वर्षीय पीएचडी पाठ्यक्रम का अध्ययन तथा शोध अनुसंधान की व्यवस्था की हुई है। इस विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। डॉक्टर भनावत के निर्देशन में अब तक 30 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और इन्होंने पत्रकारिता विषय से जुड़ी लगभग 30 पुस्तकों का लेखन संपादन भी किया है। पिछले 25 वर्षों में प्रोफेसर संजीव ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मीडिया से जुड़े विविध विषयों पर महत्वपूर्ण संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर इस क्षेत्र में एक नई वैचारिक चेतना को शुरू करने का प्रयत्न किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से वे 4 दशक से जुड़े हुए हैं और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रसारणों की समीक्षा के लिए आकाशवाणी महानिदेशालयों की ओर से उन्हें समय समय पर विशेषज्ञ मनोनीत किया गया था। इनको बहुत पुरस्कार मिले हैं, जिसकी श्रृंखला बहुत लंबी है, तो मैं उसकी शुरुआत यहाँ नहीं करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर भनावत का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर संजीव भनावत को मैं पूर्ण सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो आज अपने विचारों से हमें सबको लाभान्वित करे और ज्ञान अर्जन कराए। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र स्मिता जी, बहुत बहुत आभार आपके प्रति, आपके इस आत्मीय और विस्तृत परिचय के लिए। अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं जैन फाउंडेशन के प्रवर्तक आदरणीय रमेश भाई शाह साहब का विशेष अभिनंदन और साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्रयत्नों से मानव कल्याण के विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान देते हुए कोविड की उन चुनौतियों के बीच, जब हमें यह लग रहा था कि मानवीय जीवन संकट में, हम अपने भविष्य के प्रति कहीं चिंतित थे, उस दौर में न सिर्फ मानवीय जीवन की रक्षा के लिए नानाविध कार्यक्रमों का, अभियानों का संचालन किया, वरन इसी दौर में शैक्षणिक विचार विमर्श की इस परंपरा को जारी रखते हुए
आज ये 140वां जो आयोजन जैन टॉक्स के रूप में आपने किया है, निश्चय ही जैन दर्शन के अनेक पक्षों को देश विदेश के जिज्ञासुओं के लिए इस अभियान को शुरू करने के लिए वे विशेष साधुवाद के पात्र हैं। निश्चय ही इस तरह के आयोजन एक ऐसी आध्यात्मिक स्फुरण पैदा करते हैं जो जीवन में हम कहीं एक जो अवसाद और निराशा की स्थिति में आ गए थे, जीवन में कहीं उत्साह, उमंग और एक आस्था का संचार कर पाए। जब पत्रकारिता की बात होती है तो हम प्राय महर्षि नारद और संजय से शुरू करते हैं। किस तरह से वो क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड में सूचनाओं को पहुंचा देते थे और किस तरह से महाभारत का आंखों देखा हाल संजय ने सुनाया था। आज वो ताकत इस तकनीक ने हम सबको दे दी है। इस डिजिटल माध्यम से हम अपनी भाषा में इन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में क्षण भर में पहुंच सकने के सक्षम। एक पूरी की पूरी परंपरा है, चूंकि समय सीमित है मैं विस्तार से वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन औपचारिक रूप से बात करूं तो हमारे देश में वो दिन है 29 जनवरी 1780, जब पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा होती है और उस व्यक्ति ने इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक तरह से नींव डाली थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन खतरों को स्वीकार करते हुए यूं कहूं कि एक तरह से अपना बहुत बड़ा बलिदान भी दिया था। लेकिन 1780 में जो पत्रकारिता की शुरुआत होती है, लगभग एक सदी बाद 1880 में जैन पत्रकारिता की शुरुआत होती है। निश्चय ही समकालीन घटनाक्रम से उस समय का साहित्य और पत्रकारिता प्रभावित होती है। मैं यूं कहूं कि तत्कालीन पत्रकारिता की भांति उस समय की जो पत्रकारिता थी वो एक मिशनरी भाव से शुरू हुई थी। जैन पत्रकारिता की शुरुआत भी उसी मिशन भाव से होती है। जैन पत्र पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य था जैन तत्व दर्शन का विवेचन, सम्यक जीवन और सम्यक दृष्टि का विकास, संत सतियों के विचारों और उनकी पद यात्राओं के बारे में जानकारी देना, उनकी विहारचर्याओं, धार्मिक प्रेरणा का विवरण प्रकाशित करना, प्रसारित करना। सामान्य पत्रकारिता जिसकी हम बात करते हैं आजकल, उस सामान्य पत्रकारिता में उस तरह की सांस्कृतिक सामग्री कम होती है, राजनीतिक उठापटक अधिक होती है। यह सही है कि आजादी के उस आंदोलन में तत्कालीन पत्रकारिता ने उस वैचारिक चेतना को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया था। क्योंकि विषय वो नहीं है इसलिए विस्तार से वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रकारांतर से जैन पत्रकारिता के उस योगदान की बात करूंगा। जैन पत्रकारिता की हम जब बात करते हैं तो उसमें तात्विक सामग्री का विवेचन अधिक मिलता है। पत्र पत्रिकाओं के हम दो प्रमुख पक्ष मान सकते हैं, एक होता है उसकी वैचारिकता और एक होता है समाचार प्रेषणीयता। जैन पत्रों में समाचारों का प्रसंग तो है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से उनमें विचार का पक्ष अधिक प्रबल है। जैन पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं है, जैन पत्रकारिता मूलतः एक विचार है। जैन पत्रकारिता एक जीवन पद्धति है और लगभग 142 वर्ष की जो यात्रा है जैन पत्रकारिता, वो इस बात की साक्षी है कि उसने किस प्रकार मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा और भारतीय लोक जीवन और लोक धर्म के साथ परिचित कराने के लिए, उसका साक्षात कराने के लिए एक अपनी पूरी की पूरी संघर्ष की उसकी यात्रा है। जैन पत्रकारिता मूल रूप से सादा जीवन, अहिंसक दृष्टि, सेवा धर्म, वात्सल्य भाव, आध्यात्मिक स्फुरणा, नैतिक उन्नयन, शाकाहार, जीव दया, क्षमा, मैत्री आदि उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित रही है। बच्चों के संस्कार निर्माण की भावना से लेकर युवकों में रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से लेकर महिलाओं की शक्ति को जागृत करने, विकसित करने की दृष्टि से उसमें पर्याप्त सामग्री समय समय पर हमको मिलती रही है। आज लगभग 500 से अधिक जैन पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही होंगी। यदि मैं ये मान के चलूं औसतन करीब एक 50 पृष्ठ भी यदि एक पत्रिका में है तो लगभग 25,000 पृष्ठ प्रतिमाह प्रकाशित हो रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सारे पृष्ठ किस तरह से जीवन मूल्य परक सामग्री हमारे सामने परोस रहे हैं। सार्वजनिक पत्रकारिता की भांति तीखा स्वर जैन पत्रकारिता का भले ही न हो, वो प्रखरता, तेजस्विता का बाह्य स्वरूप उसमें नहीं हो, लेकिन फिर भी जैन पत्रकारिता के उस आंतरिक तेजस्विता को हम उसमें महसूस कर सकते हैं। उसकी तप और कठोर साधना के बल को हम महसूस कर सकते हैं।
व्यक्ति एवं राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण तथा सरल सहज सात्विक जीवन के आदर्श के लिए जैन पत्रकारिता संघर्षरत रही है। व्यावसायिकता से दूर, लाभ अर्जन और संकीर्ण हितों की पूर्ति से दूर जैन पत्रकारिता ने अपनी एक विशिष्ट परंपरा को कायम किया है। थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं उस जैन पत्रकारिता के इतिहास के संदर्भ में। जैसा मैंने आपसे कहा कि 1880 का वो वर्ष महत्वपूर्ण है जैन पत्रकारिता के लिए। अगरचंद नाहटा प्रख्यात जैन विद्वान हुए हैं। उन्होंने वेंकटलाल ओझा की हिंदी समाचार पत्र सूची भाग 1 के आधार पर यह बताया है कि 1880 में प्रकाशित जैन पत्रिका, जिसका प्रकाशन स्थान प्रयाग है, वहां से जो ये पत्र प्रकाशित हुआ था वो जैनियों का पहला पत्र था। दुर्भाग्य से इसकी कोई प्रति हमको नहीं मिलती है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, जिनको हम संपादक आचार्य कहते हैं, जिन्होंने आजादी के संग्राम में नरसिंह जैसे पत्रों के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी, उनके पुत्र उपेंद्र वाजपेयी हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक जुड़े रहे और अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका निधन हुआ है। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, उनसे अक्सर मैंने अंबिका प्रसाद वाजपेयी की जीवन के बारे में चर्चाएं सुनी हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसमें भी इस जैन पत्रिका को जैन समाज का पहला पत्र माना है, लेकिन चूंकि विशेष विवरण नहीं मिलता है। इसी के साथ एक उल्लेख और करना चाहूंगा डॉक्टर राम रतन भटनागर, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की थी, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, इन्होंने भी इस पत्र का उल्लेख किया है। तो बहुत लंबे समय से ये माना जा रहा है कि 1880 में प्रयाग से प्रकाशित जैन पत्रिका पहला पत्र है। लेकिन यदि हम उसके जो तथ्यों की यदि हम बात करते हैं उपलब्धता की, तो 1884 में हरियाणा से 2 पत्र प्रकाशित हुए। केशवानंद ममगाई, जिनकी एक पुस्तक है हरियाणा की हिंदी पत्रकारिता, उसमें उन्होंने 2 पत्रों का उल्लेख किया है, जियालाल प्रकाश और जैन। ये पत्र हरियाणा से निकले थे। इन दोनों पत्रों का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार प्रसार था। उस समय दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से जैन धर्म पर प्रहार करने शुरू किए थे, उनका जवाब इन पत्रों ने देना शुरू किया था। उसके बाद तो धीरे धीरे एक श्रृंखला शुरू होती है। 1892 में जैन हितैषी का प्रकाशन होता है। अजमेर से जैन प्रभाकर का प्रकाशन होता है। अजमेर से ही भारतीय दिगंबर जैन महासभा का एक पत्र निकलता है 1895 में, जिसका नाम है जैन गजट। और जब जैन गजट की बात आती है तो मैं एक विशेष तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब हम ये बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में वो कौन सा पत्र है जो अभी तक जीवित है और सबसे पुराना है, उन प्राचीनतम जीवित पत्रों में, मतलब ऐसा पत्र जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ और आज तक चल रहा है, बंद हो गया उसको हम नहीं मान रहे। तो इस समय हिंदी पत्रकारिता का, या यूं कहूं ओल्डेस्ट लिविंग हिंदी न्यूज़पेपर, उसका श्रेय भी जैन गजट को जाता है। 1895 से शुरू हुआ यह पत्र आज भी प्रकाशित हो रहा है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि जैन पत्रकारिता की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक पत्र इतने लंबे समय से अनेक आर्थिक संघर्षों के बावजूद प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र ने जैन समाज की एकता का पक्ष लिया। इसका आदर्श वाक्य जो 1906 में छपता था, जैन गजट जग में करे धर्म सूर्य प्रकाश। एक तरह से धर्म दर्शन के प्रचार के लिए जैन गजट आज भी जाना जाता रहा है। जैन गजट जग में करे धर्म सूर्य प्रकाश, करे अविद्या कर्म आदिकतम को नाश। अंधकार को दूर करते हुए वो एक नई दीप्त ज्योति जला रहा है, ये उसका उद्देश्य था। 1897 में जैन भास्कर का प्रकाशन होता है फर्रुख नगर से। जैन भास्कर मूलतः शोध अनुसंधान की पत्रिका थी। और 1900 में बॉम्बे से जैन मित्र का प्रकाशन होता है, जिसका प्रकाशन भी अभी तक जारी है, जो दिगंबर जैन प्रांतिक सभा का एक मुख्य पत्र था। पहले यह साप्ताहिक था और बाद में यह पाक्षिक हो गया, और सामाजिक कुरीतियों विकृतियों के खिलाफ इसने लंबे समय तक एक संघर्ष किया। तो इन पत्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे सामाजिक सुधार की दृष्टि से। राजा राम मोहन राय, जिनको इस वर्ष 250 वर्ष होने जा रहे हैं, मई महीने में ही हमने एक वेबिनार प्लान करे हैं राजा राम मोहन राय के कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी। तो जिस तरह से भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत उन्हें कहा जाता है, उसी दृष्टि से जैन पत्रों ने भी तत्कालीन समाज में समाज सुधार की उत्कट भावना से प्रेरित होकर अपना पत्र प्रकाशन किया है। वो दौर था, 1900 से पहले की बात कर रहा हूं, जब सामाजिक संगठनों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चाहे हम राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे स्वामी दयानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, एनी बेसेंट की बात करें, उस समय के जो समाज सुधारक थे,
उन्होंने सामाजिक संगठन बनाने शुरू कर दिए थे और उन सामाजिक संगठनों ने महसूस किया था कि उनके इस अभियान का बहुत बड़ा हथियार या आधार पत्र पत्रिकाएं होंगी। तो इन सारे संगठनों ने अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाली। यही स्थिति जैन समाज की भी रही। मैंने आपसे कहा कि समकालीन घटनाक्रम का प्रभाव पत्र पत्रिकाओं पर पड़ता है। तो जिस तरह से अन्य संगठनों ने पत्र प्रकाशन की शुरुआत की, वैसे ही अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महापरिषद, भारत जैन महामंडल, अनेक इस तरह के संगठन बने और उन संगठनों ने अपने पाक्षिक साप्ताहिक पत्र निकालने की परंपरा शुरू की। तो 1900, ये जो काल था 1900 से पहले, हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल माना जाता है। और भारतेंदु ने उस युग में भाषिक चेतना की दृष्टि से, समाज सुधार की दृष्टि से, राजनीतिक चेतना की दृष्टि से, भारतेंदु वो पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र भारत की घोषणा की थी। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक दौर था उसमें जैन पत्रकारिता ने, मैं ये कहूं कि सांस लेनी शुरू की थी। उसका वो एक प्रथम दौर था। 1900 के बाद के दौर को हम दूसरा युग मान सकते हैं, जब हिंदी पत्रकारिता में हम जिसे द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और लोकमान्य तिलक, द्विवेदी और तिलक के रूप में जानते हैं, 1900 से 1947, गांधी युग भी आ जाता है। लेकिन मैं उस 47 वर्ष के कालखंड को जैन पत्रकारिता का दूसरा दौर मानता हूं, जब स्वाधीनता आंदोलन अपने निखार पे था। प्रेस अधिनियमों का आतंक था। अंग्रेज सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए नानाविध प्रेस अधिनियम हमारे यहाँ बनाए थे। लेकिन उस समय के पत्र पत्रिकाओं ने इस देश की जनता को राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराने के लिए एक पूरी आधार भूमिका तैयार की थी। उधर गांधी ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, न जाने कितने तरह के अभियान चला करके इस देश की जनता को विदेशी हुकूमत को बाहर निकालने के लिए तैयार किया। जैन पत्र भी कहीं न कहीं उसके साथ जुड़े और गांधी की उस अहिंसात्मक आंदोलन की भावभूमि से वो जुड़ते हैं। उस दौर के उन प्रमुख पत्रों में 1901 में जैन हितेच्छु का प्रकाशन हुआ, जो उस समय के स्थानकवासी जैन समाज का प्रमुख पत्र था। मुंबई से प्रकाशित हुआ। मोतीलाल मनसुखलाल साहू इसके संपादक थे। यह पत्र धर्म, नीति और व्यवहार बताने वाला एक मासिक पत्र था। शुरू में ये गुजराती में था, बाद में इसे हिंदी जैन हितेच्छु नाम से हिंदी में प्रकाशित किया गया। 1912 में आरा, बिहार से जैन सिद्धांत भास्कर, ये शोध पत्रों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पत्र था। हालांकि उस समय चंद्र शर्मा गुलेरी जैसे महान हिंदी के लेखक भी थे, जिन्होंने जयपुर से समालोचक जैसे पत्र निकाले, साहित्यिक पत्र निकाले। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक पत्र निकाला, उसकी एक लंबी कहानी है। लेकिन उसी के साथ साथ जैन पत्रों ने भी उस तरह के शोध अनुसंधान पर, हालांकि उनका केंद्रीय भाव जैन दर्शन से जुड़ा हुआ होता था। तो जैन सिद्धांत भास्कर आरा, बिहार से 1912 में प्रकाशित हुआ। उसके पूर्व 1909 में जैन पताका नाम का एक पत्र शुरू होता है कलकत्ता से। वो जैन पताका एक अपने आप में महत्वपूर्ण पत्र था। 1910 में जैन नारी हितकारी, यदि मैं यूं कहूं, हालांकि 1884 में भारतेंदु ने बाला बोधिनी प्रकाशित की। बाला बोधिनी वो महिला उत्थान की पत्रिका थी। तो भारतेंदु शायद वो पहले पत्रकार थे, लेकिन उसी तर्ज पर कुछ ही समय बाद 1910 में ज्योति प्रसाद जैन ने निकाला जैन नारी हितकारी। उसमें स्त्री उपयोगी, स्त्रियों के उपयोग की सामग्री जो है वो प्रकाशित की जाती थी। कालांतर में मैं चर्चा करूंगा कि जैन महिला दर्श का भी प्रकाशन होता है और एक महिला उसकी संपादक बनती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान जो है जैन पत्रकारिता का है उस दौर में, जब हम इतनी सामाजिक विकृतियों कुरीतियों से ग्रस्त थे। 1913 में जैन प्रकाश का प्रकाशन होता है अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी समाज की ओर। इसके अनेक विशेषांक उस समय प्रकाशित हुए जो पर्याप्त लोकप्रिय हुए। इसी दौर में जैन श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस ऑफिस मुंबई का एक पत्र निकलता है गुलाब चंद ढड्डा जी के संपादन में भी। इस प्रकार 1900 के बाद की जो पहली दशाब्दी है उसमें अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ। और उस दौर में 1914 में जैन प्रभात, मालवा से इसका प्रकाशन होता है जैन प्रांतिक सभा से। 1918 में 3-4 महत्वपूर्ण पत्र निकलते हैं, जिसमें ओसवाल जोधपुर से प्रकाशित बड़ा महत्वपूर्ण पत्र था। उसके अलावा खंडेलवाल जैन, जैन पथ प्रदर्शक, ओसवाल जैन आदि प्रमुख पत्र थे। यह एक प्रकार से सामाजिक विकृतियों के खिलाफ खुली आवाज उठा करके, ये बहुत बड़ी बात थी। यहां तक कहा जाता था, एक जैन जगत पत्र निकला था, उसके लिए तो कहा, किसी ने टिप्पणी की है, इस जैन जगत की जरा हिम्मत तो देखिए, छोटे मुंह से बम के गोले छोड़ रहा है। जिस तरह से सामाजिक विकृतियों पर प्रहार किया, उस दृष्टि से इन्होंने वो टिप्पणी की थी। इसी तरह जो मैंने आपसे कहा 1921 में सूरत से
जैन महिला दर्श का प्रकाशन होता है, जिसकी संपादक थी दिगंबर जैन महिला परिषद की पंडित चंदाबाई। ये पंडित चंदाबाई जो हैं वो लगभग 52 वर्ष तक इस पत्र का संपादन करती रही। मुझे लगता है उस दौर में जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर के मुख्य धारा में जो उनकी स्थिति थी, जिस तरह की चुनौतियां थी, उस बीच में एक विदुषी महिला का 52 वर्ष तक किसी पत्र का संपादन करना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। जैन पत्रकारिता की दृष्टि से किस तरह से उन्होंने अपने इस पत्र के माध्यम से महिलाओं के मनोबल के साथ साथ उन्हें इस राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा के साथ जोड़ा था। इसी दौर में 1925 में श्वेतांबर जैन पाक्षिक का प्रकाशन होता है। फिर 1925 में जैन जगत का प्रकाशन होता है। 1928 में ओसवाल नवयुवक का प्रकाशन होता है। और ओसवाल नवयुवक तो एक तरह से बूढ़ों को भी नव चेतना संचार में पूरा समग्र क्रांति की आधार भूमिका तैयार करना उस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1929 में अनेकांत का प्रकाशन होता है। यह साहित्यिक और ऐतिहासिक पत्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पत्र था। अनेकांत के संपादक जुगल किशोर मुख्तार जी को हम हिंदी का जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो स्थान था, तो हम जैन पत्रकारिता का महावीर प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा योगदान था भाषिक चेतना विकसित करने में। भाषा संपादन और हिंदी भाषा की वर्तनी को लेकर के वो जितने सजग और सतर्क होते थे, तो जैन पत्रकारिता में यदि किसी को श्रेय दिया जाए तो हम जुगल किशोर मुख्तार को दे सकते हैं, जिन्होंने अनेकांत जैसे साहित्यिक पत्रों का प्रकाशन कर जैन दर्शन के क्षेत्र में एक बड़े अभाव की पूर्ति की। 1929 में ही कलकत्ता से वीरवाणी का प्रकाशन होता है और एक सनातन जैन का प्रकाशन होता है। सनातन जैन का स्वर भी बहुत तीखा था उस समय के उस सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, और समाज सुधार की भावनाओं पर केंद्रित एक पत्र और प्रकाशित होता है 1934 में। वो पत्र था ओसवाल सुधारक संगठन का ओसवाल सुधारक। 1939 में कलकत्ता से जैन भारती का प्रकाशन होता है। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा का श्रीचंद रामपुरिया जी उसके संपादक थे। 1943 में प्रकाशित होती है जिनवाणी, आचार्य हसीमलाल जी महाराज साहब की प्रेरणा से। संयोग से जिनवाणी के साथ मेरा पारिवारिक जुड़ाव बहुत रहा। जिनवाणी का संपादन 1943 से शुरू हुआ था। पंडित फूलचंद जी इसके प्रारंभिक संपादक थे। भोपालगढ़ से शुरू हुआ, बाद में ये जोधपुर में आ गया और 1952 के आसपास इसका प्रकाशन जयपुर से सम्य ज्ञान प्रचारक मंडल के माध्यम से होने लगा। और 1968 में मेरे पिताजी डॉक्टर नरेंद्र भानावत इस पत्र के संपादन से जुड़ते हैं। 1968 में उनका जुड़ाव इस पत्र से होता है और अपने अंतिम सांस तक नवंबर 93 तक इससे जुड़े रहे। उसके बाद मेरी माताजी डॉक्टर शांता भानावत इस पत्र के साथ जुड़ती हैं। दुर्भाग्य से 6 महीने बाद उनका भी निधन हो गया और उसके कुछ समय 6 महीने तक वो संपादक रही। उसके बाद लगभग साल भर तक उसके संपादन दायित्व मैंने निभाया। अब मेरे ही एक अभिन्न मित्र डॉक्टर धर्मचंद जैन इस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो इस जैन पत्रकारिता की यात्रा में जिनवाणी की भी अपनी विशिष्ट भूमिका रही है। उस दौर के अन्य पत्रों में 1940 में तरुण ओसवाल निकला, 1945 में आत्मधर्म, जिसमें डॉक्टर हुकुमचंद भारेल बाद में जुड़ते हैं। आत्मधर्म फिर जयपुर से प्रकाशित हुआ, कुछ वैचारिक मतभेद हुए, फिर बाद में वीतराग विज्ञान का उन्होंने जयपुर से प्रकाशन शुरू किया। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं चलता रहा। 1947 में वीरवाणी पंडित चैन सुखदयाल न्यायतीर्थ जी ने शुरू किया। संयोग से उसका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला जब मैं जैन पत्रकारिता पर अपना पीएचडी कर रहा था। उन्होंने वीरवाणी के माध्यम से जैन धर्म की अद्भुत सेवा की। जिस ओसवाल की मैं आपसे बात कर रहा था, उस ओसवाल का देखिए भारतनु ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि हिंदी पत्रों का जो उसमें प्रकाशन होता था तो उसके ऊपर कुछ ध्येय वाक्य छपता था। वो ध्येय वाक्य उस पत्र के उद्देश्य को व्यक्त करते थे। मतलब जो हिंदी पत्रों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। युगांतर का मूल्य छपता था, एक अंग्रेज का ताजा कटा हुआ सिर, इतना हिंसा और आतंक की बात करते थे। यशपाल का विप्लव, गा अनल अपना गान, मतलब इस तरह के छपते थे। स्वराज्य को लेकर के, स्वर्गालय के लिए आत्मबलि हम न करेंगे, जिस स्वदेश के लिए जिए उसी पर सदा मरेंगे, स्वदेश नाम उसमें आया। तो इसी प्रकार से जैन पत्रों ने भी ये परंपरा शुरू की। देखिए ओसवाल का ध्येय वाक्य था
सत्य प्रेम को जागृत करने, नाशन फूट अविद्या जाल, यह ध्येय लेकर प्रगटा यह शुभ पाक्षिक ओसवाल। इसका ध्येय वाक्य था सामाजिक उत्थान ही हमारा ध्येय है। और ये तो एक ऐसा पत्र था जिसने नए लेखक भी तैयार किए। ये पत्र यदा कदा अपने अंकों में ये छापता था कि हम इन लेखों का प्रकाशन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी भाषा ठीक नहीं है, इनका जो उसके अंदर उसका कलेवर है, उसका कथ्य है, वो ठीक नहीं है। और उनके नाम लिखते थे वो, जिसमें एक अंक जो मुझे मिला उसमें लिखा था कि ये लेख नहीं छप पाएंगे ओसवाल में क्योंकि भाषा अशुद्ध और अपरिमार्जित है। सेठ की महफिल, रूढ़ियों का ढोंग, मन की तांग, शीश महल, छोटा न बड़ा, ऐसे कुछ लेखों के नाम दिए और उन्होंने कहा कि ये लेख नहीं छप पाएंगे। 1936 में अजमेर से जैन ध्वज का प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार से जो उस समय के पत्र थे वो सामाजिक और राजनीतिक चेतना की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। 1944 में वीर लोकाशाह का प्रकाशन होता है जिसका ध्येय वाक्य था मोह तिमिर पाखंड नाश को दिखलाने सतपथ की राह, भव जीवन कल्याण करत हित हुए अवतरित लोकाशाह। देखिए किस तरह से उन काव्यमय पंक्तियों के माध्यम से उस समय के पत्र अपने उद्देश्यों को भी अपने पाठक तक पहुंचा देते थे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इन पत्रों का प्रकाशन लाभ अर्जन के लिए नहीं था। जैन दर्शन के अनन्य जो विधाएं हैं, संदर्भ हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित होते थे। 1947 में वर्धा से भारत जैन महामंडल का जैन जगत, पहले 1935 में बंद हो गया था, इसका पुनर्प्रकाशन करते हैं। चंदनमल चांद जी इसके संपादक रहे, मेरा उनसे बहुत संबंध रहा, लेकिन बाद में तो उनका अवसान हो गया तो वो नहीं रह पाया। तो सामाजिक चेतना का प्रमुख पत्र था और इसके अनेक विशेषांक लोकप्रिय रहे। 1947 में वीरवाणी का प्रकाशन होता है। पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ, भंवरलाल जी न्यायतीर्थ ने इनका प्रकाशन किया। 1947 में ही महावीर संदेश का प्रकाशन होता है। महावीर संदेश ने वृद्ध विवाह, बाल विवाह और कन्या विक्रय का तीखा विरोध किया और गांधी की अहिंसा का भरपूर समर्थन किया। यह 47 तक का कालखंड था जिसमें जैन पत्रकारिता ने अपनी एक महती भूमिका निभाई। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अनेक संगठन उस समय बनने लग गए थे। 47 के पहले भी इस तरह के सामाजिक संगठन बनने लगे थे और उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से जन शिक्षण का काम किया। 47 तक, देश की आजादी तक जैन पत्रों की संख्या में वृद्धि होती रही और इनका प्रकाशन क्षेत्र भी बहुत व्यापक और विस्तृत होता चला। हिंदी क्षेत्रों के साथ साथ अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जैन पत्रों का प्रकाशन देखने की परंपरा हमको मिलती है। 1938 के बाद कि जो जैन पत्र हैं उन्होंने जन शिक्षा, क्योंकि 1948 जब देश आजाद हुआ तो पत्रकारिता के सामने लक्ष्य था देश के विकास को निर्मित करना। उसके लिए अलग अलग मुख्य धारा की जो पत्रकारिता थी उसके अलग अलग संदर्भ हम देखते हैं। मुख्य धारा की पत्रकारिता व्यावसायिक दौर में प्रवेश करती चलेगी, लेकिन संयोग से, सौभाग्य से जैन पत्रकारिता उससे दूर रही और उस व्यावसायिकरण के दौर में भी जैन पत्रकारिता में वो मिशनरी भाव बना रहा। 1949 में अहमदाबाद से हिंसा विरोध नामक पत्र का प्रकाशन होता है, जिसने, इसके नाम से स्पष्ट है कि अहिंसक जीवन मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। 1948 में एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र जो आज भी निकलता है, ज्ञानोदय, भारतीय ज्ञानपीठ का पत्र है। लेकिन यहाँ ये बहुत एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ज्ञानोदय की शुरुआत जैन पत्र के रूप में हुई थी। कलकत्ता और दिल्ली से पत्र निकला था। भारतीय ज्ञानपीठ हम सब जानते हैं अपने आप में एक बहुत स्तरीय संस्था है साहित्यिक क्षेत्र में, और टाइम्स ग्रुप की, बेनेट कोलवेंट कंपनीज ग्रुप का ये संस्था है। और जब इसका ये शुरुआत की गई थी तो मुख्य रूप से श्रमण संस्कृति की पत्रिका थी। इसका जो उद्देश्य वाक्य छापा गया था, व्यक्ति स्वातंत्र मूलक श्रमण संस्कृति का सर्वजन हिताय प्रसार, इस दृष्टि से पत्र निकाला गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद, 4 वर्षों के बाद, यह पत्रिका शोध अनुसंधान पर केंद्रित रहने के बाद ये एक साहित्यिक पत्र के रूप में, हिंदी साहित्य की पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी। 1949 में बनारस में पार्श्वनाथ विद्याश्रम, जिसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ ही सीधा संबंध है, पार्श्वनाथ विद्याश्रम वाराणसी से श्रमण नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्रिका का प्रकाशन होता है। आज भी इसका प्रकाशन जारी है। प्रोफेसर सागरमल जैन वर्षों तक इसके संपादक रहे। 1950 में अलीगंज एटा से अहिंसा वाणी का प्रकाशन होता है। अहिंसा परमो धर्म है, इस सिद्धांत पर इसका प्रकाशन होता है। 1950 में सम्यक दर्शन सैलाना यूपी से। 1952 में शाश्वत धर्म निम्बाड़ा राजस्थान से।
1955 का एक महत्वपूर्ण पत्र है अनुव्रत, आचार्य तुलसी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्र। अनुव्रत देवेंद्र कुमार कर्णावत जी के संपादन में इसका प्रकाशन हुआ और एक तरह से अनुव्रत नैतिक जागरण के अग्रदूत के रूप में इसने अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। प्रतिवर्ष अनुव्रत पुरस्कार भी दिया जाता है अनुव्रत सेवियों को, जिन्होंने अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अनुव्रत जीवन शैली को प्रोत्साहित किया है। तो एक तरह से आचार्य तुलसी के आदर्शों का प्रतिमान अनुव्रत है, जिसमें जैन अजैन बहुत बड़े लेखकों का एक समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मूल स्वर व्यसन मुक्ति और नैतिक जागरण है। 1935 में सन्मति संदेश का प्रकाशन, 1955 में सन्मति संदेश का प्रकाशन होता है। ये एक महत्वपूर्ण पत्र था। 1956 में विजयानंद, जायसवाल जैन बंधु, मरुधर केसरी आदि पत्रों का प्रकाशन होता है। इसी वर्ष अहमदनगर से सुधर्मा का प्रकाशन होता है। 1963 में श्रवणोपासक प्रकाशित होता है, जुगराज जी सेठिया के संपादन में अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ का पत्र है। संयोग से इस पत्र के साथ भी मेरा पारिवारिक जुड़ाव रहा और मेरी माता जी डॉक्टर शांता भानावत लगभग 20 वर्षों तक इनका संपादन करती रही और उनके निधन के बाद कुछ वर्ष तक मैंने भी संपादन किया। लेकिन चूंकि फिर मेरा जो मुख्य विषय था वो मीडिया टीचिंग था, तो मैं इतना लंबा समय इनको नहीं दे पाता था, लेकिन कुछ समय तक मुझे भी यहाँ सेवा करने का मौका मिला। 1963 में आगरा से अमर भारती का प्रकाशन हुआ। बाद में विरायतन से पत्रिका प्रकाशित होने लगी। 1968 में कथालोक का प्रकाशन बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य तुलसी की परंपरा में आज तेरापंथी जो परंपरा है उसी का पत्र था। हमारे मित्र महेंद्र जैन, उन्होंने इसका संपादन किया। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष कोविड में महेंद्र जैन और उनकी पत्नी 3 घंटे के अंदर अंदर इनका जीवन लीला समाप्त हो गई, हमारे बीच में नहीं रह पाए। लेकिन महेंद्र जैन जी ने इस पत्रिका के संपादन में एक तरह से अपनी ऊर्जा लगाई और कथाओं के माध्यम से, अद्भुत पत्र था। स्कूल टाइम में मुझे ध्यान है, मुझे भी इसमें लिखने का सौभाग्य मिला था। तो कथा लोग उस दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्र है, जिसने छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से प्रेरणा, जो हमारी युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत आदर्श सामने रखा। 1971 में इंदौर से नेमिचंद जी जैन ने एक महत्वपूर्ण पत्र निकाला था, तीर्थंकर, और 1975 में तीर्थंकर का जैन पत्र का विशेषांक, मेरे ख्याल न भूतो न भविष्यति, अद्भुत मेहनत की तीर्थंकर के नेमिचंद जी जैन ने। मेरा उनसे कई बार संवाद का मौका मिला था, दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तीर्थंकर ने जैन शोध अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी बहुत महती भूमिका का निर्वाह किया। 1971 में इंदौर से सन्मति वाणी निकलती है। 1972 में कुशल संदेश का प्रकाशन होता है। 1973 में तेरापंथी महासभा का ही युवा लोक प्रकाशित होता है, जिसका नाम बाद में युवा दृष्टि कर दिया गया था। 1973 में इसी परंपरा में अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन होता है। प्रोफेसर महावीर राज गेलड़ा, जो बाद में जैन विश्व भारती लाडनू के कुलपति भी रहे, उन्होंने इसका प्रकाशन किया। फिर इसका नाम बदल गया, तुलसी प्रज्ञा इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन शोध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पत्रिकाएं जो जानी पहचानी जाती हैं, उसमें तुलसी प्रज्ञा का एक प्रमुख नाम है। उसी दौर में श्रवण भारती का प्रकाशन होता है 1976 में, और 1977 में तिथिया कलकत्ता से गणेश ललवानी जी, जो स्वयं एक बहुत विद्वान जैन प्रसिद्ध प्रख्यात जैन विद्वान थे, जिनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। और स्मिता जी जिस पुरस्कारों का जिक्र कर रही थी, ये मेरा सौभाग्य कि गणेश ललवानी जी का के नाम से स्थापित पुरस्कार मुझे मिला। तो गणेश ललवानी जी ने तिथ्यर पत्रिका जो है वो शुरू की। जयपुर में मेरे एक मित्र अखिल बंसल ने समन्वय वाणी शुरू किया। समन्वय वाणी ने जो दिगंबर समाज में विशेषकर जो सामाजिक विकृतियां हैं उस पर बहुत तीखे प्रहार किए, और कई बार इनको थ्रेटनिंग भी मिली है। तो ये लगभग 40 साल से इस पत्रिका का नियमित प्रकाशन कर रहे हैं। जयपुर में एक दैनिक पत्र के प्रकाशन की योजना बनी थी, जितेंद्र कुमार जैन ने कुछ समय तक निकाला था। हालांकि वो जैन समाज नाम से जो प्रकाशन किया गया था, एक्सक्लूसिवली जैन समाज की गतिविधियों पर केंद्रित नहीं था, उसमें सामान्य समाचार भी आते थे, लेकिन फिर भी जैन समाज नाम से एक पत्र शुरू किया गया था। पत्रों की एक बहुत लंबी परंपरा है, चूंकि समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है कि विस्तार से बात करूं, लेकिन मैं 2-3 बातें मुख्य कहना चाहूंगा कि इस पत्रों की विपुल जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, जैन पत्रों ने, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन की बात हो, चाहे सामाजिक विकृतियों की बात हो, चाहे कला संस्कृति के विकास की बात हो, अद्भुत योगदान दिया है जैन पत्रों का जो योगदान है। तो अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी विपुल संख्या में जो हमारा जैन समाज है, इतना सामर्थ्य है, क्योंकि जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो जैन समाज के नियंत्रण में है।
तो इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी क्या कारण है कि हम संपूर्ण जैन समाज का एक दैनिक पत्र प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं? जब मैं समाचार प्रेषण की बात करता हूं, तो जिस तरह से हमारे यहाँ न्यूज एजेंसीज हैं, फीचर सर्विसेज हैं, जो छोटे छोटे पत्र हैं, वो किस तरह से गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त कर सके, तो क्या हम कोई इस तरह की एक फीचर सर्विस जैन एजेंसी विकसित कर सकते हैं जिसके माध्यम से पूरे देश दुनिया की समाचारों को हम एकत्रित करके जो उसके सब्सक्राइबर हैं उनको किसी भी उसका कोई भी रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, उसके तहत वो सामग्री पहुंचा पाए। यहां हम केवल प्रिंट की बात कर रहे हैं, हालांकि हमारे कई जैन मित्रों ने, क्योंकि हम जब पत्रकारिता या मीडिया की बात करते हैं तो टीवी चैनल्स भी आते हैं, इस तरह के चैनल शुरू किए हैं। मुझे कई बार मौका लगा मीडिया संबंधी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का आबू स्थित ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय में। इनका टीवी स्टूडियो मैंने देखा। सब जिस तरह के अधुनातम यंत्र इनके पास हैं, उपकरण इनके पास हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास है, टेक्नीशियन इनके पास है, किस तरह के इनके चैनल चल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कम्युनिटी रेडियो शुरू कर दिए हैं। क्या हम अपनी उन परंपराओं के अनुरूप, क्योंकि जैन समाज में अलग अलग परंपराएं, उनके अलग अलग मान्यताएं, लेकिन इस तरह की चीजों को आधार बना करके क्या हम कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इस तरह का संगठन कायम कर सकें पत्रकारिता की दृष्टि से, जिससे वो जैन पत्रिकाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रेरणादायक सामग्री प्रदान कर सके, और बजाय हम संप्रदायगत छींटाकशी से बाहर निकल करके एक ऐसे प्रशिक्षण की तैयारी कर सकें जहां संपादकीय लेखन का प्रशिक्षण मिल सके, जहां फीचर राइटिंग का प्रशिक्षण मिल सके, है ना। क्योंकि अब हमारे पास नानाविध अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, अवसर हो गए हैं, और डिजिटल माध्यमों ने एक क्लिक के ऊपर दुनिया भर की सारी सामग्री तक हमारी रीच को बढ़ा दिया है। आज की पीढ़ी किंडल पर पहुंच गई है, तो क्या हम इन पत्रिकाओं को उस आधुनिक आवश्यकताओं की कसौटी पर तैयार करने की दिशा में कोई इस तरह की व्यू रचना बना सकते हैं? मुझे लगता है कि ये कुछ चुनौतियां इसके सामने हैं, क्योंकि मुझे लगभग 40 मिनट के लिए कहा गया था अपना वक्तव्य समाप्त करने का। कोई कहीं प्रश्न या इस तरह के विचार हो तो हम उस पर और आगे बात कर सकते हैं। तो सर अभी मैं हमारे पास चाहूंगा समय कि है, आप 10 मिनट और ले सकते हैं। अच्छा लीजिए। कोई बात नहीं। ठीक। तो मुख्य रूप से जो मेरा जो मंतव्य था कहने का, कि मुख्य रूप से जैन पत्रों को, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। राजनीतिक उठापटक या राजनेताओं के वक्तव्य प्रकाशित करना, यह हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस मुख्य रूप से है कि इन पत्रिकाओं को व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक धरातल से जोड़ा जाए। जिस प्रकार जैन धर्म अपने आप में विराट मानव मूल्यों को समाहित किए हुए है, क्या जैन पत्रों के माध्यम से हम उस विराट मानवीय जीवन को, उन नानाविध मूल्यों को प्रस्तुत प्रकाशित कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं? देखिए, जब जब भारतीय इतिहास, या यूं कहूं कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास का लेखन किया जाएगा, जैन पत्रिकाएं मूल स्रोत के रूप में कार्य करेंगी। जब भी इतिहास लेखन होता है तो पत्रिकाएं उसका आधार बनती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है पत्रिकाएं शीघ्रता में लिखा गया इतिहास है। अपने समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश को समझने के लिए उसमें जिस प्रकार के आलेख प्रकाशित हो रहे हैं, जिस प्रकार का घटनाक्रम प्रकाशित हो रहा है, वो हमें उस समय के इतिहास की उस पूरी धारा को समझने में मदद करता है। तो जैन पत्रों की लगभग 150 साल, 142 वर्ष मैंने आपसे कहा, इस 142 वर्षों की परंपरा में न जाने कितने पृष्ठ बिखरे हुए हैं। जब मैंने ये शोध यात्रा प्रारंभ की थी तो मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भोपाल में हमारे एक मित्र हैं विजय दत्त श्रीधर, उन्होंने अद्भुत संग्रहालय बनाया जहां बहुत सारे पत्रों की पूरी फाइल है उनके पास। क्या हम कोई एक इस तरह का पुस्तकालय वाचनालय तैयार कर सकते हैं जहां इस तरह की पत्रिकाएं एक जगह मिल जाए? मैं जानता हूं, मैं अभी कोल्हापुर गया था कुछ कोविड से पहले, वहां एक विद्यार्थी मुझे मिला जो जैन पत्रों पे शोध कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिकेशन टुडे के मन से जैन पत्रकारिता पर एक आयोजन किया, उसमें भी कुछ विद्यार्थी जुड़े जो अपने अपने विश्वविद्यालयों में जैन पत्रिकाओं पर शोध कर रहे हैं। सुबोध जैन, मुझे पता नहीं, मैंने उनको भेजा था, हमारे साथ जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए हैं।
इतने सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, चुनौती क्या है, जैन पत्र मिलते नहीं है। जब मैं स्मिता जी से बात कर रहा था शाम को, तब मैंने उनको कहा था कि हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों में जैन चेयर बनी हुई है, जैन सेंटर फॉर जैन स्टडीज बने हुए हैं, वहां पर इस तरह के कई केंद्र बने हुए हैं जहां रिसर्चर आते हैं। और चूंकि मैं 6 वर्ष डायरेक्टर रहा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैन जैन धर्म या जैन दर्शन के अध्येता ही वहां आए, अजैन व्यक्ति भी आ रहे हैं, क्योंकि जैन दर्शन की अपनी एक बहुत लंबी परंपरा है। तो वो जो अध्येता आता है वहां, विद्यार्थी आता है, शोधार्थी आता है, हम उसको किस प्रकार से वो सामग्री उपलब्ध कराएं, मुझे लगता है बहुत बड़ी चिंता है। तो जो जैन संपादक है, जैन प्रकाशक है, मुझे लगता है उनको अपने उस, हम केवल जैन पाठकों तक सीमित न रहे, हम किस तरह से उसका विस्तार करें, उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पिछली हमारी जो वेबिनार थी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे एक जो श्रोता थे, उन्होंने, दर्शक थे, पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने ध्यान दिलाया कि यूजीसी जो हमारे टीचिंग में है या जो रिसर्चर हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वो पत्र यूजीसी केयर लिस्ट में हो, उसका बाकायदा आईएसएसएन नंबर हो। क्या जैन प्रकाशक उन पत्रों का आईएसएसएन नंबर ले रहे हैं? कुछ पत्र हैं जो ले रहे हैं, लेकिन क्या हम पीयर रिव्यूड ही अप्रूव है आजकल, पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, उसका हम प्लेरिज्म टेस्ट कराते हैं, नकल तो नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं। तो क्या जैन पत्र आज उस समय की आवश्यकता के अनुरूप, क्या संपादकों की भी उस तरह की ट्रेनिंग है, जो रिसर्चर है उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग है, किस तरह से रेफरेंसेस दिए जाएं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए, किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा जाए, क्योंकि इतना देखिए संस्कृत में, प्राकृत में कितना साहित्य हमारे पास है और लगातार काम हो रहा है। तो इन सारे पक्षों पर जैन पत्र पत्रिकाएं, मुझे लगता है कि इस शोध अनुसंधान को व्यापक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। पुस्तकें, एक संस्करण छपा, 2-3-4 साल बाद वो पुराना पड़ जाता है। ये पत्र पत्रिकाएं हैं जो हमें अपडेट रखती है। और अब तो ऑनलाइन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि हम यदि इसके ऑनलाइन एडिशंस निकालते हैं, ई पत्रिकाएं निकल रही हैं, तो उनकी रीच तो वर्ल्ड वाइड है। आज जो जैन फाउंडेशन है, जैन टॉक्स हैं, इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, मुझे लगता है उनकी रीच वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि इस आभासीय मंच पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसकी रीच एक क्लिक पर सब जगह है। तो हम दुनिया के हर हिस्से से, मैं तो यही कहता हूं कि अपनी भाषा को जानने समझने वाला, हमारे प्रतीकों को समझने वाला दुनिया के किसी हिस्से में बैठा है, वहां तक हमारी रीच है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो इमीडिएटली ट्रांसलेट भी कर देते हैं। तो ज्ञान की सीमाएं बहुत विस्तृत हो गई हैं। तो हम उस सीमित ग्राहक संख्या, सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी रीच को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में, सूचना केंद्रों में, जैन सेंटर्स में, और हमारे यहाँ एक एक्ट बना हुआ है पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, कि जो देश की 4 नेशनल लाइब्रेरीज हैं, वहां भी हमें अपनी पुस्तकों को और पत्रिकाओं को भेजना अनिवार्य है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हालांकि उतना नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे ध्यान है 1988-89 में जब मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई और एक दिल्ली के अखबार में उसका रिव्यू छपता है, तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से मेरे पास पत्र आया कि इस नियम के तहत ये अनिवार्य है कि आपकी पुस्तक भेजें आप वहां पर। तो मुझे लगता है कि यदि हम अपने प्रकाशन वहां भेजेंगे, आरएनआई जो अखबारों का रजिस्ट्रेशन करता है, उनका भी नियम है, यदि हम उनको भेजेंगे तो मुझे लगता है कि रिसर्चर के लिए ये एक बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में यदि कुछ काम किया जाए तो हम जैन दर्शन और साहित्य संरक्षण में, नई विधाओं के विकास में, पुस्तक समीक्षा में, नई भाषाई चेतना में, राष्ट्रीय एकता कायम करने में, हमारे स्वर्णिम अतीत का बोध कराने में, स्वदेशी की भावना विकसित करने में, वैश्विक शांति, मैंने कहा कोई पत्र समाज से कट के नहीं रह सकता। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है, पर्यावरण की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। जैन धर्म जो परंपराओं में कितने ऐसे तत्व हैं जो शायद मानवीय जीवन की रक्षा के लिए आज भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किस प्रकार से हम उन तथ्यों की, क्योंकि युवा पीढ़ी उन वैज्ञानिक कसौटियों पर कसना चाहती है उन चीजों को, तो क्या हम उन सारी परंपराओं की जितना इतना वैज्ञानिक ये दर्शन है उसका,
भगवान महावीर ने कितने वर्ष पहले बता दिया था कि पेड़ों में, पौधों में भी जीवन होता है। बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने उसको विज्ञान से सिद्ध किया। तो जो दर्शन इतना वैज्ञानिक है, तो क्या ये पत्र पत्रिकाएं उन जैन विद्वानों की हमारे पास इतनी बड़ी एक कहना चाहिए कि एक ग्रुप है या सेना है या एक इतनी बड़ी तैयारी हमारी है, तो क्यों नहीं हम इन सारी चीजों को व्यापक रूप से प्रचारित प्रकाशित करने की दिशा में काम कर पाएंगे। जब संसाधन सीमित थे, साक्षरता सीमित थी, उस समय की यदि पत्र पत्रिकाएं वैचारिक चेतना का ऐसा स्वर पैदा कर सकती थी कि हमने ऐसी विदेशी हुकूमत को, जिसके लिए कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्यास्त नहीं होता है, इस धरती से उखाड़ फेंका। क्यों नहीं जैन पत्र पत्रिकाओं की इस 140 वर्ष की विशिष्ट परंपरा। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं, संकीर्णता भी एक सीमा तक हो सकती है, संपादकों के बीच में द्वेष हो सकता है, हम एक संप्रदाय के घेरे में हो सकते हैं, कई ऐसी पत्रिकाएं दूसरे संप्रदाय के समाचार नहीं छापती। मुझे लगता है हमें एक ऐसा मंच बनाना पड़ेगा जहां हम इन संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर, जब आजादी से पहले जैन पत्र ये बात कर सकते थे एकता की, तो आज तो साहब हमारे पास इस तरह की ताकत है, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक पत्र ने मेरे पास एक कोट है, दिगंबर श्वेतांबर है दो आंखें मगर पैगंबर तो एक है लहर से लहर जुदा मगर समंदर तो एक है। जब ये बात 100 साल पहले जैन पत्र लिख सकते हैं, तो आज हम क्यों क्षुद्र संकीर्णताओं के घेरे में कैद होकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये वही जैन परंपरा है पत्र पत्रिकाओं की, जिसने धार्मिक आध्यात्मिक चेतना के लिए, आत्म जागरण और नैतिकता के लिए धार्मिक प्रकृतियों पर प्रहार करते हुए जैन एकता का स्वर बुलंद किया था। प्राचीन साहित्य का संरक्षण करते हुए नई साहित्यिक विधाओं को शुरू किया था। पुस्तक समीक्षाओं के स्तंभ आज भी जैन पत्र पत्रिकाओं में है। अनेकांत ने लिखा था, गांधी आकर भारत में भारत को मार्ग बताया, तुमने ही तो अधिकारों पर लड़ना मरना सिखाया। गांधी के उस आंदोलन का समर्थन जैन, हम समाज से कटे हुए नहीं हैं। तो जब उसी तरह के उन सामाजिक मूल्यों की जैन पत्रकारिता बात करती है, किस तरह के उस समय के विज्ञापनों में स्वदेश की भावना का स्वर था। मतलब देखिए, मुझे लगता है कि जैन पत्र अपने उस समय से अनुप्राणित होकर के काम करते थे। मुझे जब अपनी ये शोध यात्रा थी में बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे मिला, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, उस समय के जो विज्ञापन थे, अगर आप सच्चे अहिंसा व्रत के पालक हैं, अगर आप सच्चे स्वदेश भक्त हैं, तो विनोद मिल्स उज्जैन का शुद्ध, जिसमें जानवरों की चर्बी नहीं लगाई जाती, स्वदेशी, जो देशी कारीगर रुई व देश के धन से बना कपड़ा पहनिए और धन व धर्म को बचाइए। विनोद मिल्स का विज्ञापन, लेकिन आधार क्या बनाया? देखिए किस तरह से विज्ञापन। साहब 100-125 साल पहले यदि हम ये बात कर सकते हैं, इटावा लंकाशायर मैनचेस्टर से मुकाबला करेगा यदि आप स्वदेशी कारीगरी को अपनाएंगे, स्वदेशी कोटिंग क्लॉथ। मित्रों, अब विलायती कपड़े से तन जेब नहीं देत, इसलिए हाथ से बुनो स्वदेशी तन जेब। विलायती जफर को मात करने वाला स्वदेशी डोरिया। भारतीय कारीगरी की मदद करो, जहां में गर वतन की लाज रखनी हो तो लाजिम है, स्वदेशी वस्त्र पर हरेक बशर सौजा से शैदा हो। ये विज्ञापन जैन पत्रों ने छपे थे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जैन पत्र समाज से कटे नहीं। जैन पत्र उस समय की भावनाओं के साथ कदम ताल करते रहे। तो जब अब मुश्किल से 1000-2000 तो बहुत रेयर पत्र गए थे आजादी से पहले, कुछ 100 का प्रकाशन और साक्षरता, आज भी देश पूरा साक्षर नहीं है। पिछले सेंसस में मेरे ख्याल 77-78% लिटरेसी रेट होगी। कुछ 100 की प्रकाशित होने वाले पत्र जब जैन समाज में एक क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं, कुछ छोटी बात नहीं है। 1920 में लगभग एक सदी पहले एक महिला जैन पत्र का 50 साल तक संपादन करती रही। ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, शोध अनुसंधान जारी रहना चाहिए। तो इसलिए उस जैन पत्रकारिता की उस परंपरा को हमें समझ करके मुझे लगता है कि भविष्य की व्यू रचना जो है वो तैयार करनी होगी। मैं सोचता हूं कि इतना बहुत है
जी जी जी। बाकी थैंक यू सो मच जी प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना विराट इतिहास और विस्तृत विवरण आपने जो हमें जैन जर्नलिज्म का दिया उसके लिए, और कई मूलभूत प्रश्नों को आपने हमारे सामने रखा जो विचार करने योग्य है और जिसके पे डेफिनेटली हमें बहुत सोचना और समझना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पे हमारे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं और मैं उनमें से कुछ एक प्रश्नों को लेना चाहूंगी। एक प्रश्न है हमारा डॉक्टर रश्मि गौतम जी का। वो पूछ रही हैं कि ग्लोबल युग में जैन पत्रकारिता का भविष्य क्या है। चलिए धन्यवाद रश्मि जी। रश्मि जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, ये तो हमारी स्टूडेंट ही हैं जी जी। और रिफ्रेशर कोर्स इन्होंने हमारे यहाँ से किया है। जर्नलिज्म पढ़ाती हैं कानपुर की जो शायद शिवाजी यूनिवर्सिटी, वहाँ ये पत्रकारिता का शिक्षण कर रही हैं बहुत लंबे समय से। देखिए ग्लोबल दौर में भविष्य मैं तो बहुत उज्जवल देखता हूँ। मैं तो शुरू से ही आशावादी रहा हूँ, क्योंकि जो नई तकनीक आ गई है, बहुत होंगी चुनौतियां। बहुत लोग आलोचना करते हैं कि एकाकीपन आ गया, संवाद खत्म हो गया। ये जब भी नई तकनीक आती है नए खतरे लेकर के आती है। तो इस तकनीक ने मुझे लगता है आज के दौर में हमको ये सुविधा दी है कि हम हमारी बात को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए तत्पर हों। जैन रिलीजन कुछ सीमाओं के कारण, बौद्ध धर्म तो फिर भी दुनिया के कई देशों में फैला, जैन धर्म उस तरह से प्रचारित नहीं हो पाया। लेकिन जैन दर्शन के प्रति जैसा मैंने आपसे कहा कि आज देश दुनिया में रिसर्च हो रही है। हमारे यहाँ विशेषकर तेरापंथी समाज और कुछ और भी समाज हुए हैं, वहाँ के ऐसे विद्वान हुए हैं जो विदेशों में भी गए और वहाँ भी उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है और वहाँ जैन सेंटर्स कई जगह खुलने लगे हैं। तो जिस तरह से जैन विद्या का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और अंग्रेजी भाषा में भी, ये सौभाग्य की बात है। मैंने हालांकि मुख्य रूप से हिंदी जैन पत्रों की चर्चा की है क्योंकि मेरा अध्ययन का विषय वही था, लेकिन कुछ तो ऐसे जैन पत्र हैं जिसमें अंग्रेजी में भी लेख छप रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे महावीर राजन गेलड़ान अंग्रेजी में, चूंकि खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं वो, तो उन्होंने अंग्रेजी में बहुत काम किया। ऐसे कुछ और मित्रों ने भी काम किया। डॉक्टर एस एल गांधी हमारे यहाँ जयपुर में ही है, उन्होंने इसमें बहुत काम किया। तो अब जब हम इस भाषा के बैरियर को तोड़ते हुए हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे तो जैन पत्र पत्रिकाओं की प्रेजेंस दुनिया के अनेक देशों में होगी। और जिस तरह से जैन जो जीवन मूल्य हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, हम बात करते हैं सत्य की, अहिंसा की, अपरिग्रह की, तो इसके बारे में लोग कहीं ना कहीं सजग हुए हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में और विदेशी विद्वान हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर जब एक विचार विनिमय का मंच जैन पत्रों के माध्यम से बनेगा और वो विचारधारा जो शायद आने वाले समय में विश्व शांति की दिशा में हमें एक मार्गदर्शन दिला सकती है। आज भी मैं देख रहा हूं कई ऐसे जैन पत्र हैं, इवन हम तो 2 विश्व युद्ध पहले झेल चुके हैं जब जैन पत्रों की प्रकाशन हो रहा था। उस दौर में भी जैन पत्रों ने सत्य, अहिंसा और शांति की बात करते हुए इस मानव जाति के कल्याण के लिए, इसकी रक्षा के लिए कई माहौल बनाने की चेष्टा की है। इसलिए इस वैश्विक दौर में वैचारिक दृष्टि से मुझे लगता है कि जैन पत्रकारिता का जो प्रचार प्रसार होगा वो एक स्वर्णिम भविष्य की ओर संकेत करता है। और जिस तरह से जैन विद्वान इन क्षेत्रों में अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं, इस विधा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर अब एक उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, जब ये जैन पत्रकारिता शुरू हुई उस वक्त में क्या जरूरत पड़ी इस जैन पत्रकारिता की? क्या हिंदू पत्रकारिता या सांप्रदायिक अन्य मतलब कि हिंदू पत्रकारिता के अंतर्गत क्या इसे इंक्लूड नहीं किया गया? क्या उस वक्त दूसरे संप्रदाय के भी जर्नलिज्म है, क्या वो उस वक्त आ चुकी थी और वो उस चीज की डिमांड करी कि जैनिज्म का भी, जैन रिलेटेड भी एक जर्नलिज्म होना चाहिए? तो इस ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंट संप्रदाय से रिलेटेड पत्रकारिता का उद्भव ही क्यों हुआ? देखिए उद्भव का जो मुझे लगता है कारण जो रहा है, वस्तुतः जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि उस समय के जो समाज सुधारक थे, चाहे वो राजा राममोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की,
तो इन सब समाज सुधारकों ने यह महसूस किया था कि अपनी बात को कहने के लिए पत्र एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है। 1780 में जब एक अंग्रेज ने पत्र निकाला था यहाँ पर, तो अंग्रेज को इस देश में हमारी सेवा करने तो आया नहीं था। वो सेवा करने नहीं आए थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने के लिए, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की वो भी पैसा कमाना चाहता था और अंग्रेज अधिकारियों की तरह ठाठ से रहना चाहता था, लेकिन उसे घाटा लगता है बिजनेस में, जेल में बंद होता है और वहां टाइप का आविष्कार करता है। जब बाहर निकलता है तब इस व्यक्ति के जो इसके जो पूरे पर्सनैलिटी में परिवर्तन आता है। वो सत्ता के शीर्ष पर जो वायसराय बैठा हुआ है उसको न्यायपालिका को पुलिस व्यवस्था पर कटाक्ष करता है, प्रहार करता है, परिणाम फिर उसको भुगतना पड़ता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो समय की मांग के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इस देश में पत्रकारिता शुरू होती है। हिंदी का पहला पत्र जो आता है वो आता है 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड। उसका ध्येय वाक्य था इस देश को परावलंबन से मुक्ति दिलाना, देश की आजादी के उसके लिए ये पत्र शुरू होता है 30 मई 1826 को। अब 1880 को जैन पत्र निकलता है, करीब 50-55 साल बाद। मुझे लगता है कि उस दौर में जब हमारे समाज सुधारकों ने ये महसूस किया कि अपनी बात को आगे ले जाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हमारे पास अखबार एक हथियार हो सकता है, भले ही साक्षरता कम हो। क्योंकि वो दौर तो ये था जब हम पढ़ पढ़ के सुनाते थे, है ना। हमारे यहाँ सैकड़ों साल पत्र निकालने की परंपरा रही, अंग्रेजों छापे मारे। हमारे यहाँ हस्तलिखित पत्र निकालने की परंपरा रही, विप्लव डे, रणभेरी, पता नहीं कितने निकले। तो जैन पत्रों के प्रकाशन की शुरुआत का कारण भी उस समय के जो लेखक थे उन्होंने ये महसूस किया, या यूं कहूं क्योंकि उस समय कोई उस तरह का विभाजन नहीं था कि आज ये लेखक है, ये पत्रकार है, ये साहित्यिक। सारे उनके जो व्यक्तित्व है उसमें वो एक दूसरे का मिश्रित रूप था। वो समाज सुधारक भी थे, वो क्रांतिकारी भी थे, कलम भी हाथ में थी, तलवार भी थी। तलवार जैन पत्रकार हाथ में नहीं थी, उनके पास वो विचार की ताकत थी। खींचो न कमान तलवार निकालो, जब तोप मुकाबे लो अखबार निकालो, अकबर इलाहाबादी ने कहा था ये। तो उनके पास वो कलम की ताकत थी, इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे जो सामाजिक विकृतियां हैं, और फिर कुछ क्षेत्रों से जैन दर्शन पर प्रहार होने शुरू हो गए थे, उनका जवाब देने के लिए और समाज सुधार की उत्कट अभिलाषा के तहत अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए ये पत्र शुरू हुए। और इसमें कुछ जैसा आर्य समाज की पत्रकारिता की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। जो भी इस तरह के थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने इवन हम जब पहले अखबार की बात करते हैं तो क्रिश्चियन सोसाइटीज जो थी इन्होंने पत्र निकाले, दरबार रोजना मचा और इस तरह की बात होती थी। हालांकि उनको पहले पत्र का हमने वो श्रेय नहीं दिया, क्योंकि जो रिसर्चर थे उन्होंने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन मिशनरीज का पेम्पलेट था, प्रचार के लिए धर्म प्रचार का माध्यम बना हुआ था, इसलिए उसको नहीं माना, पत्र के रूप में नहीं निकला, उसकी पीरियोडिसिटी नहीं थी, बहुत सारा था। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय पत्र निकालने का जो माहौल था वो इन संगठनों के माध्यम से अपनी बात को कहने के लिए, समाज में किसी बदलाव की अपेक्षा के लिए और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्रभावशाली मंच तैयार करने की दृष्टि से पत्रिका की शुरुआत हुई। उर्दू पत्रकारिता के 200 साल हो गए हमारे यहाँ पर। अभी मैंने एक वेबिनार किया पिछले महीने 27 मार्च को, 200 साल होते हैं उर्दू पत्रकारिता को। और ये बड़ा रोचक तथ्य है कि उर्दू पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय हिंदू पत्रकारों को जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इस घेरे में न समेट करके ये देखें कि उस समय के पत्र पत्रिकाएं भले ही एक संप्रदाय विशेष से निकले हों, लेकिन उस देश की मुख्य धारा की भावनाओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। जी, जी, मैं तो एक उस आशावादी स्वर में, इस सारे छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, आजादी के आंदोलन में ऐसे पत्र भी निकले जिन्होंने आजादी का विरोध किया, लेकिन प्रबल स्वर किसका था? जो तेजस्वी थे, सकारात्मक थे और राष्ट्रीय जीवन उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए थे। इस रूप में मैं सारी परंपरा को देखता हूँ, व्याख्यायित करता हूँ। तो एक प्रश्न यहाँ पे और रहेगा सर कि चूंकि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के समय में जैन जर्नलिज्म एग्जिस्ट करता था, तो उस वक्त जैन जर्नलिज्म का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा, और ऐसा कुछ जो आप हमें बताएं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्राय लोग कहते हैं कि साहब जैन समाज तो अहिंसक समाज था, तो उस समय की देश के आजादी के आंदोलन को
वो किस तरह से उसके साथ जुड़ पाया। जैसा मैंने कहा कि पत्र पत्रिकाएं अपने समाज से जुड़ करके काम करती हैं, तो जैन पत्रों में भी वो तेजस्विता और राष्ट्रीय अभिमान का स्वर था। देखिए, मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। मतलब मैं जैन पत्रकारिता के उस राजनीतिक धरातल को 6 भागों में बांटता हूं। एक है राष्ट्रीय एकता की भावना, दूसरा है स्वतंत्रता की भावना, तीसरा है अतीत का गौरवगान और राष्ट्र नेताओं का स्मरण, चौथा है स्वदेशी भावना, पांचवा है गांधी के आंदोलन का रचनात्मक समर्थन और छठा है विश्व शांति। अतीत का गौरवगान हमेशा आज भी करते हैं हम, है ना। जब भी बात होगी हमारा अतीत ऐसा था और हम आज क्या हो गए, भविष्य को बेहतर बनाए, है ना। अब देखिए, ओसवाल पत्र का नाम मैंने लिया था आपसे, वो क्या छापता है? बढ़ो बढ़ो पीछे मत हटना, भारत का कल्याण करो, जननी जन्मभूमि चरणों में जीवन का बलिदान करो। अब जीवन की आहुति देने का आह्वान एक जैन पत्र कर रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जैन पत्र देश की आजादी के लिए उतने ही तत्पर थे जितने मुख्य धारा के पत्र थे। ये वही ओसवाल है जिसने स्वाधीनता संग्राम में, जो उस समय के हमारे राष्ट्र नायक थे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आसिफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जान मथाई, बहुत सारे लोग जिनके थे, उनके बारे में भी सामग्री वो प्रकाशित करते रहे। विजयानंद देखिए क्या लिखता है, जिस दिन मेरे देश का सैनिक मेरे द्वार आएगा, दुश्मन की नाकाम बनाकर विजयानंद मनाएगा, मैं उस दिन हर्षाऊंगी, पूजा का थाल सजाऊंगी, मैं उस सैनिक की पत्नी जो संस्कृति का रखवाला है, तन काला होने से क्या मन उसका उजियाला है, बांसुरिया की मीठी धुन पर भोर नया चमकाएगा, जिस दिन मेरे देश का सैनिक मेरे द्वारे आएगा। देखिए किस तरह से उमंग और उल्लास। जैन मित्र, इसका भी मैंने जिक्र किया था, 1900 में अखबार छपा था। क्या कहा उसने? मेरी जान रहे न सर रहे, सम्मान रहे या सामान रहे या साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, माता के सर पर ताज रहे, ये किसान मेरे खुशहाल रहे, पूरी होवे फसल सुख काज रहे, मेरे भाई वतन पे निसार रहे, मेरी माँ बहनों की लाज रहे, मेरी गाय रहे, मेरे बैल रहे, घर घर में मेरा सब नाज रहे, गारे का कफन हो मुझ पे पड़ा, वंदे मातरम आबाद रहे। इससे बड़ी और क्या बात कहेगा? मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों के भी कल्याण की बात और उनके जीवन रक्षा की बात जो है वो जैन पत्र कर रहा है। तो ऐसे उदाहरण मेरे पास बहुत हैं। उस पीएचडी का जो हिस्सा है, तो इस तरह की स्वतंत्रता की जो भावना है, देखिए तरुण ओसवाल क्या कहता है, तरुण क्रांति की भेरी बजी है, युद्ध मचा है वह घमासान, उठ देख ले प्रगति मार्ग पर, शत्रु करत है तुम आह्वान। वो शत्रु है, तुम्हारा आह्वान करता है, आ जाइए और इस देश को बचाने के लिए। उदित अरुण आकाश कोर पर गाता है वह सैनिक गान, योद्धा हम स्वतंत्रता के उस खातिर होंगे कुर्बान। तो राष्ट्र के सामने सब गौण है, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वो इस राष्ट्र की स्वतंत्रता और इस देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देना, ये हमारे जैन पत्रों का मुख्य उद्देश्य रहा। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय की जो हमारी राष्ट्रीय चेतना थी, चाहे वो, मैंने आपसे कहा 2 विश्व युद्ध हमने झेले, उस दौर में भी विश्व शांति की वकालत जैन पत्र पत्रिकाएं हैं जो करती रही उन जैन मूल्यों के आधार पर। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैन पत्रकारिता विशुद्ध विचार की पत्रकारिता है। बहुत 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 धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहा हमारा ये सेशन, अद्भुत, बहुत नॉलेज मिला हमें। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन टू कम ऑन आवर जैन टॉक प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सभी प्रश्न ले लिए और समय हो चला है, तो हमें समय की मर्यादा रखनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें विराम लेना पड़ेगा। सो आपकी आज्ञा के साथ विराम के पहले एक प्रार्थना सबों के लिए। इस भावना के साथ कि जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भुएसु बैरम मंजन केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता समाचरो। Thank you so much, Professor Zaf, for joining us and gracing us on our Jain Talk platform. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले Jain Talk अगले शनिवार को। सादर जय जिनेंद्र।